Don't reject me, I am a learner. मुझे सीखने दो, आंखें सेखने दो. यूजुअली थोड़े से डार्क और नेगेटिव टाइप के रोल्स ही लोग पसंद करते हैं. ये जो कैरेक्टर है मुझे लगता है कि जो गुलशन होंगे एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे. मैं तो इतना काम और कंपोज नहीं हूँ अपने पर्सनल जिंदगी में, और देवीलाल से काफी ज्यादा इगोइस्टिक भी हूँ. आपके बाकी भी किरदार हमने देखे हैं, दैट्स लाइक माइंड ब्लोइंग. नमस्कार, मैं हूँ दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष. आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, गुलशन देवैया. गुलशन जी, आपका TV9 में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद आपका. नमस्कार. वेलकम टू TV9 भारतवर्ष एंड many congratulations for दहाड़. I mean impactable, splendid series it is. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. ये दहाड़ की जो जर्नी है, क्योंकि मुझे लगता है दहाड़ से हमें शुरुआत करनी चाहिए जी. जो दहाड़ की जर्नी रही है, ये कैसे शुरू हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक कास्टिंग डायरेक्टर है मुंबई में, तो नंदिनी श्रीकंठ, उनका फ़ोन आया था. तो वो कास्ट कर रहे थे दहाड़ के लिए. तो उन्होंने कहा कि एक्सेल और टाइगर बेबी का एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक रोल है काफ़ी अच्छा बड़ा सा, वन ऑफ द लीडिंग पार्ट्स. उसके लिए हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं. तो फिर मैं गया, मैंने टेस्ट दिया और रीमा को बहुत अच्छा लगा मेरा टेस्ट. फिर वो मिले मुझसे, फिर मुझे कहानी स्क्रिप्ट दिया, मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि ये रोल भी मेरे लिए अच्छा है और ये प्रोजेक्ट भी मेरे लिए अच्छा है, और जो लोग हैं जिनके साथ मैं काम करने जाऊंगा, ये सब भी मेरे लिए अच्छे साबित होंगे. तो इट ऑल सीम लाइक अ गुड आइडिया. तो ऐसे जुड़ा मैं दहाड़ के साथ. तो जो स्क्रिप्ट मिली वो कॉप की मिली थी या? हाँ, नहीं वही मिली थी. वही स्क्रिप्ट मिली थी. हाँ, वही मिली थी. तो हालांकि मुझे वो दूसरा रोल भी ऑफर करते तो मैं कर लेता, लेकिन आई थिंक अच्छा रहा, क्योंकि एक डाइवर्सिटी ले आती है देवीलाल सिंह जो मैंने किया था ना मेरे करियर में. तो यूजुअली थोड़े से डार्क और नेगेटिव टाइप के रोल्स ही लोग पसंद करते हैं मेरे काम में. बट आई थिंक कभी-कभी इट्स नाइस टू सरप्राइज कि एक बहुत ही अच्छा और वेरी डिसेंट रोल. हाँ, अच्छा आदमी है और हर वक्त वो सही चीज़ करने की कोशिश करता है अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रोफेशन में बतौर पुलिस ऑफिसर. मैं जब ये सीरीज़ देख रही थी तो मुझे याद है कि मैं अपने किसी फ्रेंड को बोल रही थी कि ये जो कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि जो गुलशन होंगे एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे. इतने ही काम, कंपोज्ड और बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं है. सही काम करना है, लेकिन उसके लिए अग्रेशन नहीं दिखाना है कि तूने ये किया तो ऐसा वेरी काम एंड कंपोज पर्सनालिटी. ये क्या सच है? क्या मैं सही थी? ठीक है, मतलब आपके हिसाब से तो हमारा कोई स्किल ही नहीं है, मतलब एक्टरों का कोई स्किल ही नहीं है ना. स्किल की बात, आपके बाकी भी किरदार हमने देखे हैं, दैट्स लाइक माइंड ब्लोइंग. नहीं, हाँ, अगर मैं सच्चाई में पुलिस होता तो शायद देवीलाल जैसा होता. देखिए, मैं सही थी ना. हाँ, थोड़ा बहुत मेरे पापा की तरह भी है. उनके जो मैनरिज्म्स है, बैठने का स्टाइल और जेस्टिकुलेशन का स्टाइल, तो थोड़ा मेरे पापा जैसा है. तो उसको भी मैंने इसमें डाला है. बट हाँ, मैं मान लूंगा कि अगर मैं पुलिस होता तो शायद तो मैं बिल्कुल देवीलाल जैसा होता. I am sure. और लेकिन मैं हूँ नहीं पुलिस. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पुलिस नहीं हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके का जो एक जॉनर है वो मुझे पंकज त्रिपाठी में नजर आता है, क्योंकि बहुत ही उनकी रियल पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन दिखती है. और तब ये नहीं कह सकते कि आप उनकी एक्टिंग पे आप उन्हें फीडबैक नहीं दे रहे हो या उस पर कॉमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको देख के लगता है कि इतने ही वो काम और कंपोज्ड हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी. तो वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है. नहीं, मैं तो इतना काम और कंपोज्ड नहीं हूँ अपने पर्सनल जिंदगी में, और देवीलाल से काफी ज्यादा इगोइस्टिक भी हूँ. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आ जाता है बीच में कई बार. कोई ऐसा इंसिडेंट आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? हो जाते हैं, मतलब ईगो तो हर्ट हो ही जाती है कभी कभी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो जाती है. तो थोड़ा सा काबू में रखा है मैंने, लेकिन कई बार अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है कि देखो, ये तुम्हारा ईगो बोल रहा है, इसीलिए तुम इतना मतलब आग बबूला हो रहे हो. तो थोड़े से काम हो जाओ, 15-20 मिनट के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप नहीं, आपका दिमाग नहीं, आपका ईगो बोल रहा था. सो देन एक सिचुएशन को हैंडल करने की एक क्षमता आ जाती है. तो ईगो बीच में आ जाता है तो फिर जस्ट आपका स्पिरिचुअल लेवल जो है वो काफी हाई है. मतलब आप क्या मेडिटेशन या ऐसा कुछ? मैं सोचता हूँ, मेडिटेशन तो होता नहीं मुझसे. मैं सोता हूँ,
रिलैक्स्ड रहने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। वो मेरे काम के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सेट पे रहते हैं तो बहुत शोर शराबा और बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो एक रिलैक्स्ड और काम एनवायरनमेंट नहीं है, तो उसमें आपको अपना रिलैक्सेशन ढूंढना पड़ता है। तो कभी कभी मैं गाने वाने गा लेता हूँ जस्ट टू रिलैक्स माई सेल्फ। तो शुरुआत मैंने तो बस मैंने शुरुआत में ही कहा था, मैं बता देती हूँ दर्शकों को कि जब हम बैठे हुए थे यहाँ पर और इंटरव्यू शुरू करने वाले थे, उससे पहले गुलशन जी रियाज कर रहे थे। नहीं, मैं आवाज गर्म कर रहा था। बोला कि मैं कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि चलो इसे आगे ही लेकर जाते हैं। तो एक अगर आप अभी तो शुरुआत हुई है बात की, तो शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना क्या है? मतलब प्रार्थना कुछ भी हो सकती है आजकल, तो क्या ही प्रार्थना, दिल से जो गाइए वो प्रार्थना। दिल से तो फिर मैं वही गाऊंगा कि जो मेरी एक फिल्म है, बहुत जानी मानी फिल्म है, ज़्यादातर लोग मुझे उसी फिल्म से पहचानते हैं। डोंट रिजेक्ट मी, आई एम अ लर्नर, मुझे सीखने दो, आंखें सेखने दो, गन अपनी लोडेड है, टारगेट भी कोडेड है, ट्रिगर पे उंगली है, मन एकदम जंगली है। इसके बाद का लिरिक्स भूल गया मैं। बिल्कुल सूट कर रहा है ये पूरे लुक को, एकदम बस एक हंटर की कमी है हाथ में, लाइक परफेक्ट। मुझे लगता है कि आप जितने खुशनुमा किस्म के इंसान है, वो मुझे विद इन 20 मिनट्स पता चल गया है। तो जो सेट पे वाइब होती है आपके साथ बाकी आर्टिस्ट की, वो कैसी होती है? उन्हें तो मजा आ जाता होगा आप कई जब सारे उनके साथ लोग, जैसे मैंने एक फिल्म किया था रसिका दुग्गल के साथ, बहुत इरिटेट हो जाती थी मुझसे शायद, क्योंकि मैं ऐसे ही अपनी रिलैक्सेशन की, अपनी खुशी के लिए गाने वाने गाने लगता था, एंड शी इज लाइक ऐसे। बस अब हो गया। बाकियों ने कई और लोगों ने भी किया है, और अभी मैं थोड़ा माइंडफुल हूँ कि मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा मैं अपने रिलैक्सेशन में कि दूसरे लोग भी हैं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी एल्स, तो थोड़ा मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, मैं ऐसे गा लेता हूँ, फिर मैं ऐसे नहीं तो किसी कोने में जाके बैठ के मैं गा लूँगा। दहाड़स के सेट से जुड़े हुए अगर कोई किस्से आप साझा करना चाहते? विजय वर्मा, सोनाक्षी लगभग 3 महीने हमने सब साथ में बिताए थे। बीच में एक लॉकडाउन था बड़ा सा, फर्स्ट वेव का। जब सब लोग घुल मिल जाते हैं और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बन जाता है ना, सब लोग एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को थोड़ी बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो काम पे भी रिफ्लेक्ट होता है, ईज ऑफ वर्क बहुत वो मिल जाता है आपको। तो हाँ, सोनाक्षी इज़ वेरी रिलैक्स्ड, बहुत स्पोर्ट्स खेलती है, हम तो खेलते थे, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे, पैकअप के बाद शाम का खाना सबके बीच में बैठ के हम लोग खाते थे। विजय को मैं पहले से उनके काम का प्रशंसक रहा हूँ, सो आई गॉट टू नो हिम एंड बी फ्रेंड्स विद हिम। मुझे लगता है तमन्ना को प्रॉब्लम होनी चाहिए आपसे अब, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना? मुझे लगता है ऐसा इतना ज्यादा हम दोनों का प्यार अमर प्रेम है, टेम्पररी लोग सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ भाभी। तो सोहम भी एक बहुत मज़ेदार आदमी है, उनकी बहुत यूनिक सी कहानी है कि जहाँ से वो श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं, वहाँ से मुंबई तक का सफ़र, और वहाँ से वो जैसे उन्होंने बहुत खूबसूरत एक बहुत फिल्म भी बनाई है, एक बढ़िया सी फिल्म तुम्बाड़, जिसको प्रोड्यूस किया उन्होंने, इसमें एक्टिंग, तो वो प्रोड्यूसर भी है, अभिनेता भी है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हिम। तो इन लोगों को करीब से जानने का एक मौका मिला मुझे, इन सब लोगों को, सब अलग अलग व्यक्तित्व है। जोया अख्तर से, जोया तो नहीं थी, शी हैड नथिंग टू डू, सिर्फ प्रोड्यूसर थी, तो वो सेट पे नहीं थी, आई थिंक दे वर बिजी विद अदर प्रोजेक्ट। रीमा काकती के साथ और रुचिका ओबेरॉय, ये दोनों हमारे 2 डायरेक्टर्स हैं। आई हैड अ वंडरफुल टाइम, आई गॉट अलोंग रियली वेल विद बोथ ऑफ देम। तो और सेट पे भी जितने भी लोग थे हमारे कास्ट एंड क्रू में, सब लोग यूजुअली एक ही प्रॉपर्टी में रहते थे, हम लोग जाते थे, एक पूरा होटल में सारे रूम्स ले लेते थे तो एक बड़ा अच्छा माहौल था, और डांस पार्टीज भी होती थी जो ऑफ डेज होते थे। तो डांस भी कर लेते हैं? मतलब आई थिंक मैं डांसर नहीं हूँ, मैं कर लूंगा डांस, लेकिन पार्टी वाला डांस, हाँ मतलब गाने वाने वहाँ तो वो तो है, गाने जब बजते तो हाथ पैर हिलने लगते हैं लेकिन मैं डांसर नहीं हूँ। स्टेप्स सीखने में मुझे टाइम लगता है, मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेचुरली मैं ऐसा डांसर नहीं हूँ कि मुझे वो कोरियोग्राफी समझ में नहीं आती, मुझे थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ता है उसमें। अच्छा,
आई एम श्योर कि ऑडियंस चाहेगी आपको आगे डांस करते हुए। नहीं, अगर जरूरत हाँ, पड़ेगी क्या तो मैं करूंगा, ऐसा कोई शौक नहीं है कि मुझे डांस करना है। पर वो थोड़ा हिंदी फिल्म का होता है ना, थोड़ा कि कुछ समय बदल गया ना, वो सब तो समय बदल गया है, हर लेकिन किस्म तब के वो तो ये भी लोग कहते हैं कि OTT आ गया है तो वो थिएटर्स बंद हो जाएंगे, लेकिन थिएटर का जो अपना फील है वो अपना हाँ, फील है। अपना feel ही हीरो है। को नाचते हुए देखने का जो फील है वो अपना फील है। नहीं, वो देखिए अभी वो मुझे नाचते हुए देखेंगे कि या ऋतिक रोशन या रणबीर कपूर, वो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर नाचते हैं, तो मैं क्यों वो इसमें जाऊं। नवाज जी का ही डांस कितना फेमस हो गया। ही इज आल्सो नॉट अ डांसर बट यू नो पीपल एंजॉय इट। सिचुएशन पे वो एक फिल्म है, उस सिचुएशन के लिए अगर वो सूटेबल है तो मैं करूँगा। हाँ, और मैंने किया भी है। मैं हंटर के लिए वो गाना था तो उसमें मैंने किया है। बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे क्योंकि मैं नेचुरल डांसर हूँ। ऐसे शौक नहीं है मुझे डांस करने का, लेकिन अगर किसी रोल के लिए वो सिचुएशन के लिए मुझे करना है तो मैं सीख के करूँगा ना। दैट्स माई जॉब ना। अच्छा, जो पैंडेमिक है ये सभी आर्टिस्ट के लिए बड़ा एक बड़ा चेंज लेकर आया उनकी जिंदगी में। तो पैंडेमिक का जो समय था वो आपके लिए कैसा था और क्या नई चीज आपने एक्सप्लोर करी? सच बोलूं तो अच्छा था क्योंकि मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। तो इस बात का भी रियलाइजेशन हुआ कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि पैसों का इतना प्रॉब्लम नहीं था, किस्त विस्त नहीं भर रहा था मैं। मेरे कई सारे लोग मेरे दोस्त हैं जो पुराने दोस्त और नए दोस्त बने हैं, क्योंकि एकदम से रुक गई थी पहला वेव में जो था, तो किसी को पता नहीं था कि वापस कब खुलेगा और सारे पेमेंट्स रुक गए थे। तो लेकिन मैंने जब सोच रहा था, मैंने बोला ठीक है कि मेरे घर में कुछ लोग काम करते हैं, उनको छुट्टी दी गई, उनको मैं पेड लीव दे सकता हूँ इंडेफिनेटली एक लंबे अरसे तक, और मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा। जिनको भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं उन्हें उनकी मदद कर सकता हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट्स रुके हुए हैं। सो दैट वाज माय प्रिविलेज। तो मुझे मेरे प्रिविलेज का एहसास हुआ क्योंकि मेरे माता पिता बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन मुझे उन घर पैसा नहीं भेजना पड़ता। दे डोंट डिपेंड ऑन मी टू रन द हाउस होल्ड। ये मेरा प्रिविलेज है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मुझे एहसास हुआ कि आई एम सो लकी, आई एम सो फॉर्चुनेट, आई शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दिस। और ये जो मेरा प्रिविलेज है ना, इसको लेके मुझे वो है, ये मुझे गिफ्ट दिया है, भगवान ने दिया है, मेरे माता पिता ने दिया है, किसने दिया है पता नहीं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन इसको लेके मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। सो आई थिंक इट मेड मी कॉन्शियस ऑफ ऑल द प्रिविलेजेस दैट आई हैव। अक्सर क्या होता है कि हमसे ज़्यादा प्रिविलेज लोगों को हम देख के थोड़ी सी जेलसी होती है कि ये तो प्रिविलेज है, ये है, हम अपना प्रिविलेज भूल जाते हैं। तो वो जो 4 महीने थे पहले के, I got to realize that I'm also very privileged. और मेरे पीछे लोग हैं जो मुझसे कम privileged हैं। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना। हाँ, so just take your privilege। तो मैंने सोचा क्या करूँ मैं? So what's the right thing to do? Right thing to do is you accept your privilege, but do something good with it. Yeah, of course. Parents के साथ गुलशन जी आपका कैसा बॉन्ड है? इकलौता मैं हूँ, मैं इकलौता बच्चा हूँ। हाँ, कोई भाई बहन नहीं है। तो ये अच्छा होता है या लगता है कि यार कोई सिबलिंग होना चाहिए? अच्छा भी है, बुरा भी है। बचपन में मैं सोचता था कोई सिबलिंग, क्योंकि मैं कजिन्स के साथ ज़्यादा बहुत समय बिताता था छुट्टियों वगैरह में। तो जो कमी मैं महसूस करता कि एक सिबलिंग की कमी मैं महसूस करता था, वो कजिन्स पूरा कर देते थे, लेकिन घर पे नहीं रहते थे। कजिन्स के साथ भी आपका बॉन्ड अच्छा? हाँ, काफ़ी अच्छा है। जो मेरे हम उम्र का कजिन्स हैं, उनसे काफ़ी बड़े कजिन्स भी हैं, उनके साथ ताल्लुकात थोड़े अलग हैं, क्योंकि वो उठना बैठना खेलना वो सब नहीं होता। तो बचपन में मैं बड़ा मिस करता था, क्योंकि मैं देखता था मेरे दोस्तों के यहाँ उनके भाई बहन होते थे, तो एक माहौल, एक लाइवली सा माहौल रहता है। लेकिन फिर अकेले रहने की आदत भी पड़ गई। ये भी एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो यू आर कंफर्टेबल बीइंग योरसेल्फ। आपको लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर ये लॉकडाउन जैसे जब आता है, आपको ये एहसास होता है कि आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेलापन महसूस नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो गई थी घर के अंदर अकेले अकेले रह के। तो आप क्या करते थे एग्जैक्टली? क्या घर का काम काज करता था, मैं खाना पकाता था, मेरी बिल्लियों के साथ में थोड़ा समय बिताता था। अच्छा, खाने और बिल्ली पर भी मैं आना चाहूँगी। यूट्यूब देखता था, बहुत पढ़ता था, सोचता था अच्छा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और आप कुछ बता सकते हैं क्या सोचा आपने? कुछ ऐसा कुछ पर्सनल चीज़ें हैं कि छोटी छोटी भी, ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना। काम को लेके इम्प्रूवमेंट, अपनी सोच को लेके, सोच विचारों को लेके इम्प्रूवमेंट,
कुछ आपने देखा, किसी ने एक अच्छी बात कही, उसके बारे में सोचने लगे कि इन्होंने क्या बात कही है, क्या समझ में आया है, इसको कैसे समझना है, क्या पर्सपेक्टिव है इनका, सही है गलत है, मेरे लिए कितना ये अच्छा होगा, मैं कैसे इसको अपना सकता हूँ, ऐसी चीज़ों पे सोचता था मैं। कुछ जो खामियां होती है हम सबकी, जैसे मेरा ईगो है बीच में आ जाता है, तो उसको कैसे काबू में आपको रखेंगे। इसका रियलाइजेशन है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, काफ़ी टाइम से है, क्योंकि बाद में एहसास होता है ना। सा ईगो है या ये कुछ अलग उसमें आता है? नहीं, वो ट्रिगर हो जाता है कभी कभी, व्हेन आई एम हर्ट, जब मुझे लगता है कि कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है या मुझे हर्ट कर रहा है या अननेसेसरीली डिसरेस्पेक्टफुल। इस इंडस्ट्री में तो ऐसा हो जाता है कई बार, लोग जानबूझ के नहीं करते, लेकिन वही है कि जितना आप ईगो को कंट्रोल रखेंगे ना, उतना आप सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। कि सामने वाले की अगर गलती भी है, जब एकदम ईगो हावी हो जाता है ना, तो देन यू लूज द प्लॉट, है ना, तो फिर वो आग लग जाती है वहाँ पे। सो आप जो कहना चाहते हो वो भी आप बात नहीं कहना चाहते, वो गुस्सा हावी हो जाता है, एंड देन फिर आप कुछ बोल देंगे, फिर उनका ये हर्ट हो जाएगा, फिर वो लेन देन शुरू हो जाएगा दो ईगोस के बीच में, फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, है ना, कहीं नहीं पहुंचेंगे। कई बार इग्नोर करना ही बेटर है, क्योंकि आप खुद डिपेंड्स अगर सच में किसी ने कोई गलती की है, तो उनको वो एहसास भी होना चाहिए कि आपने किसी को चोट पहुंचाई है, ये बात कह के या ये चीज़ करके या ना करके, लेकिन उसको कम्युनिकेट करने के तरीके सही होने चाहिए। आई एम श्योर। बिल्लियों की और खाने की बात, कितनी बिल्लियां हैं आपके पास? यू आर अ डॉग लवर और कैट लवर? ऑफ कोर्स अ कैट लवर। आई लव मोस्ट एनिमल्स एक्सेप्ट रेप्टाइल्स, वो तो दूर से ठीक लगता है। सेम हियर। आई लव ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट रेप्टाइल्स। हां, तो कीड़े मकोड़े टाइप्स का आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर। हाँ, कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, भैंस सब। पर आपने बिल्लियाँ पाल रखी हैं फिलहाल? हाँ, मेरे घर में 3 बिल्लियाँ, एक परिवार। कौन सी, पर्शियन या विच कैट? कुछ नहीं होता, ऐसे एक हालत खराब थी, बहुत बीमार थी। इट्स अ कैलिको मतलब जो साधारण सी होती है, मल्टी कलर्ड होते हैं, उनको कैलिकोस बोलते हैं ज्यादातर। स्ट्रे कैट्स? इट वाज अ स्ट्रे। हाँ, स्ट्रे। तो एक दिन वो हेविली प्रेग्नेंट थी, तो वो ऐसे मदद मांगते मांगते आ गई थी दरवाजे के सामने, तो फिर हम लोग मदद करने लगे, फिर धीरे धीरे उनको घर के अंदर लिया, तो फिर वो परिवार का हिस्सा बन गई, वो और उसके बच्चे। अब उनके बच्चे भी आपके साथ हैं? हैं? वो काफ़ी बड़े हो गए अभी तो। क्या क्या नाम है उनके? 13 साल। वो इरा है, जो उसकी बेटी का नाम है आइंस्टाइन, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थी बचपन में जब वो छोटी थी। उसके बाद उसने वही एंटाइटल्ड है, आई एम स्मार्ट, यू जस्ट सर्व। अपने स्मार्टनेस को रिटायर कर दिया उसने, अब जो मर्जी करती है। फिर बेटा है उसका भाई जिंजर सिंह। उनके और भी कई सारे नाम हैं, ये ऑफिशियल नाम जो हमने हमारे जो घर के नाम अलग है। नहीं, जो रजिस्टर हुए हैं उनके भी क्लिनिक्स है ना, डॉक्टर जो क्या कहते हैं उनको, वेटनरी डॉक्टर, वेटनेरियंस। वहाँ पे जो नाम दिया है वो मैंने बोला। वो बुलाने के तो 1000 नाम है, वो तो हर दूसरे हफ्ते कुछ नया नाम हो जाता है, चेंज कर देता हूँ। बिल्कुल। अब बात करते हैं दहाड़ के बाद आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जितना मुझे सुनने में आया है, आप राजकुमार राव के साथ नेटफ्लिक्स पर जल्द लोगों को दिखने वाले हैं, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? राजकुमार के साथ में ये एक्चुअली तीसरा प्रोजेक्ट है, लेकिन दूसरी बार, तो पहली बार हमने किया था शैतान में। और हम दोनों की शुरुआत ऑलमोस्ट एक साथ हुई थी, LSD से उसकी शुरुआत हुई थी, फिर शैतान में था वो। उसके बाद तो पता ही है कि बुलंदियों को छूने वाला एक करियर उन्होंने बना लिया है अपने को। ही इज़ अ फ्लैग बेरर, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। जो मेहनत भी लगी है इसमें, कई सारे नेशनल अवार्ड्स और कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स, और हर किसी का रोल वो कर सकता है। तो हमने रोमांस किया था एक दूसरे के साथ में, बधाई दो में मेरा छोटा सा रोल था। अब गंजन गुलाब में पता नहीं क्या करेंगे, है ना? गंजन गुलाब में जी, तो मुझे सुनने में आया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, कि आप जो है उसमें संजय दत्त के लुक में नजर आएंगे, संजय दत्त के 90s वाले लुक में नजर आएंगे। सुना है, मतलब क्या? मैंने भी सुना है। आ सकते हैं, नहीं आ सकते आएंगे। देखिए, अर्ली 90s की कहानी है, मतलब फिक्टिशियस कहानी है, सारे फिक्टिशियस कैरेक्टर्स है, फिक्टिशियस टाउन सब कुछ है। तो अर्ली 90s का है, तो इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से तो पॉप कल्चर से आएगा ही, है ना? पॉप कल्चर की बात करें तो फिर बहुत कुछ है जो अर्ली 90s से, अर्ली 90s के तो बहुत कुछ है पॉप कल्चर।
तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा मेरे किरदार में। और पर तब भी किस तरीके का लुक है? अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो तो है कुछ अतरंगी। कुछ अतरंगी। हाँ। अच्छा, संजय दत्त की बात करते हैं। संजय दत्त के बारे में क्या विचार रखते हैं गुलशन जी आप? मतलब मैं कभी मिला नहीं हूँ उनको, तो मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी को ही जानता हूँ, जो बड़े से स्टार थे, हैं भी बहुत लोग, बहुत जो लोग, मेरे कुछ दोस्त हैं जो उनको जानते हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, बहुत इज्जत से बात करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं उनके बारे में। तो लेकिन मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन एक उनकी स्टाइल थी, बहुत गजब स्टाइल थी। He and Jackie Shroff, like गजब स्टाइल थी उनकी, जो आई थिंक जिसके दीवाने थे बहुत सारे लोग। उनका हेयर स्टाइल, चलने का स्टाइल और डायलॉग बोलने का स्टाइल, और मुझे लगता है कि थोड़े से अंडररेटेड है एज एन एक्टर। अंडररेटेड ये शब्द कभी बहुत इजीली, आई डोंट थिंक आफ्टर मुन्ना भाई ही इज नहीं मुन्ना भाई की नहीं, उनके जो पुराना काम भी, नाम वगैरह सब देखेंगे तो आई थिंक एक इंटेंसिटी, एक बिलीवेबिलिटी एक लाते थे अपने किरदारों में। पर्टिकुलरली वास्तव में भी एक सीन है जब वो ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनके जो कंटेम्प्रेरीज जितने भी लोग हैं, उनसे मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर कर लेते थे ये सब ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस। और जितना मैंने सुना है मेरे दोस्तों से, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है उनका, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट फिर भी मतलब मैं कभी कभी देखता हूँ कि मैं तो काफ़ी इंटेंस था यहाँ, सो वो एक था उनके अंदर, अभी भी है, लेकिन वो आई थिंक लेट 80s अर्ली 90s का वो ज़माना है जो उनका था। थानेदार, खलनायक, वो सब। वास्तव और मुन्ना भाई लाइक, वो तो बाद में आए थे, 2000 बाद में आए थे, लेकिन पहले की परफॉर्मेंस इतनी नोटिस नहीं की गई उनकी। लेकिन वास्तव के बाद तो दौड़, मुझे पता है कि दौड़, आई थिंक वो फिल्म नहीं चली थी, लेकिन मैं चेन्नई में था, मैं इंटर्नशिप कर रहा था वहाँ पे 2 महीने के लिए, तो और कोई हिंदी फिल्म बहुत कम लगती है वहाँ पे। अच्छा। तो अपने दोस्तों के साथ मैं, हालांकि मैं तमिल समझता हूँ, देखता हूँ, लेकिन हॉस्टल में जिन मेरे दोस्त जिन थे, तो कई सारे थे नॉर्थ से थे, हिंदी भाषी थे, तो हम लोग हिंदी एक ही वो 7-8 बार देखी होगी दौड़ हमने। तो उसमें उनका वो सब है, तो इट क्वाइट, वो कुछ एक हाथ कोई डायलॉग याद है आपको संजय दत्त का? कुछ ऐसा नहीं। हाँ, ऐसे नहीं, मतलब वो फिल्म अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे ऐसे याद नहीं है कि कौन सा डायलॉग था, ये वो बिल्कुल याद नहीं। कई बार क्या होता है कि कोई चारा नहीं है कि यही एक फिल्म है जो देख सकते हैं। फिर बाकी के लोग बोल रहे हैं कि ठीक है यार, वो तमिल फिल्म समझ में नहीं आती। वो ज़माना 96 की बात कर रहा हूँ मैं, 97, हाँ, तो या 98 वो है। सबटाइटल्स नहीं होता था, नो सबटाइटल्स। जो तमिल फिल्में होती थी जो उसमें सबटाइटल्स, आजकल तो खैर आजकल तो सारा कुछ सबटाइटल्स दे देते हैं कुछ सिनेमास, बट तो पूरा ट्रांसलेट ही कर लेते हैं सबटाइटल की क्या। हाँ, तो इसीलिए हम हिंदी फिल्म देखने गए थे, दौड़, वो मजेदार फिल्म भी थी। तो काफी मतलब एक्शन भी था, रोमांस भी था, गाने भी कुछ अच्छे थे। तो जी, साउथ में आप किसी के फैन हैं? क्योंकि आजकल साउथ स्टार्स का बहुत बोलबाला है। बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं साउथ में। ऋषभ शेट्टी, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। मैं कांतारा के बाद से, हाँ कांतारा, उससे पहले भी यार वो आदमी बहुत ही, वो सिनेमा बनाना चाहता है वो आदमी, और जमीन से जुड़ा हुआ सिनेमा बनाना चाहता है। अच्छा, मेरा उनके साथ पर्सनल एक बड़ा पेचीदा सा एक्सपीरियंस रहा है, तो पता नहीं मुझे, लेकिन वो आई एम सॉरी, क्या वो, ही इज अ गुड गाय। नहीं, ही इज अ वेरी गुड गाय, आई एम श्योर। मे बी शायद उनका फॉल्ट नहीं रहा होगा, उनके मैनेजिंग टीम का। तो आई थिंक कंतारा रिलीज हुई थी और उसके बाद इंटरव्यूज चल रहे थे लगातार। तो उस टाइम वो यूएस में थे, कहीं थे, आई एम नॉट श्योर, पर बाहर थे, इंडिया से बाहर थे, और मेरा एक इंटरव्यू होना था उनके साथ। तो कुछ मैं ऐसे ही पीसीआर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, 5-7 मिनट शायद ऊपर नीचे हुए, एंड यू नो वो बड़े काफी अग्रेसिव हो गए, एंड यू नो, और उन्होंने एकदम ऐसे फ्लैप बंद कर दिया, एंड ही वाज लाइक कि आई एम सॉरी, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग लेता हूं, लेकिन आई थिंक कभी-कभी आई वाज वेरी मच एक्साइटेड कि मैं कंतारा की इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद उनका इंटरव्यू कर रही हूं, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, एंड I felt really bad. I mean, I didn't like it. I am sorry. लेकिन उनकी सफाई तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे इंसान है। शायद वो दिन कुछ तो स्ट्रेस में रहे होंगे, या बहुत थके हुए रहेंगे, और क्योंकि वो इतनी पॉपुलर हो गई थी फिल्म और सब लोग उनसे बातचीत करना चाहते, तो कभी कभी वो समय मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि सुबह से शाम तक कभी कभी हम लोग बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, शाम होते होते ना बहुत मतलब एनर्जी डाउन हो जाती है, और
हम लोग हैं, कोई परफेक्ट नहीं है ना, तो कभी कभी हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं लोगों से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं, हाई हो बट ही इज गई अ थी। गुड गाय। सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा उनका इंटरव्यू लेने का। आई एम नॉट डाउटिंग दैट, बट पर्सनली जितना भी मेरा साउथ स्टार्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है, किचा के साथ, प्रभास के साथ या विजय के साथ, so I was like mesmerized with their personality and all of them. They were so disciplined, punctual, so nice, so good to speak with. I mean, Kicha was amazing. I still remember meeting him. So I had that amount of expectation from him, right? So that happens. So वो होता है ना, expectations reduces the joy. तो वो maybe शायद ये अगर Bollywood, देखिए बार-बार लगातार अगर आपके साथ यही व्यवहार हो रहा है तो फिर तो उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ये एक एक्सपीरियंस है, जस्ट लेट इट। No, I was like, I just got like, you said Rishabh Shetty got closer, I just thought sharing this incident with you. Anyway, लेकिन personally मुझे जानना है कि आपकी एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? You look like a fashion this thing यार। I went to fashion school, yeah, NIFT का ग्रेजुएट हूँ मैं, तो 8 साल मैंने एज ए डिज़ाइनर काम भी किया था, बैंगलोर बेस्ड। मेरी पैदाइश और परवरिश बैंगलोर की है, तो लेकिन स्कूल में ही, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों PSU में थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नाटक और संगीत कार्यक्रम वगैरह सब साल में 2-3 बार चलता ही रहता था, और कई बार लोकल दूरदर्शन पे भी प्रोग्राम दिया हुआ है उन्होंने। तो उसी माहौल में मैं पला बड़ा, और हिंदी फिल्मी संगीत के बड़े प्रेमी हैं वो दोनों, तो वही 50s और 60s के गाने वही चलते थे हमारे यहाँ, गुनगुनाते थे। हालांकि फिल्में और गाने दूसरी अन्य भाषाओं की भी देखते थे हम लोग, साउथ की भाषाओं की भी, बट हिंदी गाना एक स्पेशल था दोनों मेरे माता पिता के लिए। तो हिंदी फिल्मों से प्रेम भी, मेरा प्रेम भी ऐसे ही हुआ, गानों के माध्यम से हुआ। तो स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल गया था मैं, तो वहाँ के टीचर्स और नन्स, उन्होंने देख लिया कि है कुछ टैलेंट बंदे में, ये लड़के में। तो बहुत छोटी उम्र से, आई थिंक 6-7 साल की उम्र से ही वो लोग नाटक वगैरह परफॉर्मेंसेस करवाते थे स्कूल के सामने। तो आई वाज यूज्ड टू लाइक परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ क्राउड्स, वो सब है। फिर धीरे धीरे फिल्मों में रुचि, फिर नाटक करने लगा मैं। फिर मैं 20-21-22 का हो गया, तो फिर मैंने थिएटर कंपनीज़ के साथ में इंग्लिश थिएटर करता था मैं बैंगलोर में। फिर उससे काफ़ी कुछ सीखा, क्राफ्ट के बारे में, थिएटर के बारे में, ड्रामा के बारे में, बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि मैं एक्टिंग स्कूल नहीं गया हूँ या ड्रामा स्कूल की तालीम नहीं है मेरे पास। करते करते सीखने का मौका मिला मुझे, अच्छे लोगों ने अच्छा साथ दिया और मेरी हेल्प की, मुझे सिखाया। तो यहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। हमेशा से मुझे मतलब परफॉर्म, किरदार हूँ, मतलब कुछ कैरेक्टर्स निभाने का शौक था, बचपन से था जी। आई एम श्योर। और आगे क्या सोच रहे हैं, मतलब आपको? मैं सोच रहा हूँ मैं पॉलिटिक्स में चल ये तो नहीं हो सकता। मैं सोच रहा हूँ IAS कर लूँ। आगे मैं सोच रहा हूँ अंतरिक्ष यात्री बनूँ, एस्ट्रोनॉट। आपको क्या ख्याल है? आगे क्या सोच रहे हैं, मतलब कुछ डायरेक्ट करने वाले हैं या कुछ और, इधर बॉलीवुड छोड़ के हॉलीवुड जाने वाले हैं? ऐसा ख्यालों में वैसे भी मैं एस्ट्रोनॉट ही हूँ, अंतरिक्ष यात्री हूँ मैं ख्यालों में। तो नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। यही आई एम हैविंग सो मच फन बीइंग एन एक्टर इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो ये मेरी जर्नी अभी चल रही है कि रुकने की कगार पे नहीं है। और कोई ठोस मजबूत प्लान्स नहीं है। आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू दिस जर्नी, एंजॉय इट फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन। देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। गुलशन जी, आपसे बात करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ। और मैं चाहती नहीं हूँ कि ये इंटरव्यू रुके। अरे क्यों रुका? अरे यार कुछ टाइम बाउंडेशन है क्या टाइम बाउंडेशन? कोई कुछ नहीं है, चलो दोबारा जो है एक और हम एक नीचे सेशन करेंगे इसके बाद। तो स्टूडियो वाला जो पार्ट है इस वक्त हमें अभी खत्म यहाँ पे करना पड़ेगा। इट इज सो सैड, इवन I didn't want to stop this interview, but I am really. No, it's okay. It's a pleasure talking to you. Same here. Like. Thank you. Thank you so much for talking to TV9 Bharatvarsh, and we expect you every time whenever you are in Delhi. हाँ, जब भी मैं दिल्ली में आऊँगा। Even if you want to call us to Mumbai or anywhere you are there, you can call us. Thank you so much. Good to know. Thank you so much. Thank you.